नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह चौहान और आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान में अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि हमारे लिए अर्थात मानव के लिए भोजन और स्वास्थ्य ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अच्छे भोजन का जो है सेवन करते हैं दोस्तों, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दोस्तों, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो फिर ये आपके लिए पहला सुख होगा। इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले बहुत सारे वीडियो ट्रिक के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन की। दोस्तों, विटामिन क्या होता है कि विटामिन हमारे शरीर में एक सूक्ष्म स्तर के भाग होते हैं, परंतु ये हमारे लिए हमारे शरीर के कार्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं दोस्तों। तो इनका हमारे शरीर में होना क्या है, सूक्ष्म होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु अगर हमारे शरीर में विटामिन की क्या होती है, कमी होने लगती है ना अगर, तो इसके स्पष्ट हमें क्या नज़र आने लग जाते हैं, लक्षण नज़र आने लग जाते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है ना दोस्तों, तो विभिन्न प्रकार के कुप्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग विटामिन होते हैं। कौन कौन से प्रकार के विटामिन होते हैं, एक बार थोड़ा सा उन पर गौर फरमा लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि मुख्य रूप से ए, बी, सी, डी, ई और के ये प्रमुख विटामिन जो हैं भोजन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब इनमें से भी आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इनमें से है ना अगर बात करें कि भाई वो विटामिन जो जल में घुलने वाले हैं और वो विटामिन जो वसा में घुलने वाले हैं, तो वो कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ए, बी, सी, डी, ई, के, है ना। तो इनमें से कौन कौन से विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, तो ध्यान रखिएगा कि बी विटामिन और सी विटामिन जो है ना ये जल में घुलने वाले हैं, और वसा में दोस्तों जो विटामिन घुलते हैं ना वो है के, ई, डी और ए, है ना दोस्तों, यानी कि ए, डी, ई और के। अब इसको हम याद कैसे रख रहे हैं वो देखिएगा। बी सी, तो बी सी से आप याद रखेंगे बिस्लेरी। क्या याद रखेंगे, बिस्लेरी। और बिस्लेरी क्या होता है, पानी की बोतल होती है यानी कि जल, तो बिस्लेरी से हमको याद रहेगा बी और सी। और ध्यान रखें ना वसा को हम फैट्स बोलते हैं दोस्तों, और फैट में है ना क्या घुल जाता है, तो फैट में घुल जाता है कीड़ा, तो आप कीड़ा से याद करेंगे, के ई डी ए, कीड़ा। तो ये जो विटामिन है दोस्तों ये कहाँ घुल जाते हैं, ये घुल जाते हैं किस में, ये घुल जाते हैं वसा में। तो ये प्रकार के प्रमुख विटामिन हैं। तो इनमें से कुछ विटामिनों पर और उनसे होने वाले रोगों पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं एक सारणी के माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो आपको एक सारणी दे रखी है इस पे ध्यान रखिएगा कि जो प्रमुख विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं उनमें सबसे पहला नाम यहाँ पर दे रखा है विटामिन ए। और विटामिन ए का दोस्तों एक नाम है, और वो नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो जाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है ना दोस्तों, तो फिर आपको रात में समस्या हो सकती है देखने में, रात का अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको। देखिए लिखा है ना, प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, है ना, रात में दिखना जो है वो हमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए जो है ना बहुत सारे अलग अलग भोजन के तत्वों में से हमें प्राप्त होता है, परंतु सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है गाजर से। जी हाँ दोस्तों, तो गाजर जो है ना वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, विटामिन ए के लिए अच्छा रहता है, इसलिए आपको जो है ना गाजर का सेवन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक छोटी सी बात, इसको याद करने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि आपने कभी देखा है खरगोश के चश्मा, देखा है आपने, नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि खरगोश की आंखें बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो किसका सेवन करता है, गाजर का सेवन करता है, और गाजर खाने से उसको विटामिन ए अच्छा मिल जाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खराब नहीं होती। अब ये मत कहिएगा कि शेर तो गाजर खाता ही नहीं है, फिर वो भी तो चश्मा नहीं लगाता। हाँ दोस्तों, पता है मुझे कि शेर गाजर जो है नहीं खाता, लेकिन शेर सीधे ही किसको खा जाता है, खरगोश को खा जाता है। खैर, ये तो रही मजाक की बात, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब
थायमिन, थायमिन जो है ना विटामिन, ये थायमिन जो है दोस्तों ये किसको बोला जाता है? विटामिन B1। बी के अलग अलग पार्ट होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि थायमिन जो है ना वो किसको बोलते हैं? B1 को। बेरी बेरी इससे रोग होता है और ये हृदय की धड़कन कम करना, पेशी और तंत्रिकाओं को कमजोर करने का कार्य करता है। राइबोफ्लेविन दोस्तों, है ना, राइबोफ्लेविन किसको बोलते हैं? B2 को बोलते हैं, जिससे राइबोफ्लेविनोसिस नाम का रोग हो जाता है, जिससे मुख के किनारों और होठ जो है ना दोस्तों वो क्या हो जाते हैं? थोड़े से फटने लग जाते हैं, और जो मेमोरी है हमारी, हमारा जो दिमाग है वो भी क्या होने लग जाता है? थोड़ा सा कमजोर होने लग जाता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो कमजोर होने लग जाती है। नियासिन B3 विटामिन को नियासिन बोलते हैं। पेलेग्रा जो है इससे हो जाता है जीभ व त्वचा पर पपड़ियां पड़ना, यानी कि जीभ और जो त्वचा होती है वो उस पर ना लेयर सी जम जाती है, जैसे जो त्वचा वगैरह होती है उस पर क्या हो जाता है? उस पर है ना कुछ रफ सी स्किन हो जाती है, तो वो किसकी कमी से होती है? B3 की कमी से। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन C कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो मसूड़े से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना वगैरह वगैरह इसमें हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो हमारे मसूड़े वगैरह है ना, इनमें ये समस्या आ जाती है। दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन C बहुत ज्यादा जरूरी है। कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन D को, है ना, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स का मतलब क्या है? पैरों की हड्डियां को मुड़ जाना, जिसमें घुटने क्या हो जाते हैं? पास आ जाते हैं, उसे रिकेट्स कहते हैं। और इसमें है ना, अगर ये जो रोग होता है रिकेट्स, बेसिकली बच्चों को होता है। और ऑस्टियोमलेशिया एक और रोग होता है जो कि बड़े जो वयस्क होते हैं उनमें हड्डियों से संबंधित रोग होता है, उसको ऑस्टियोमलेशिस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, है ना। अब इनको हम याद कैसे रखें? देखो, इनके साइंटिफिक नेम को याद कैसे रखें? तो मैंने कहा विटामिन ए, और विटामिन ए का नाम क्या बताया? रेटिनॉल, है ना। तो रात में नहीं दिखता है, रात में नहीं दिखता है, तो रात में आपकी रेटिना कमजोर हो जाती है। आंख में होती है ना रेटिना, आपने सुना होगा, तो रात में रेटिना कमजोर हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में थायमिन B1, तो आप क्या याद रखेंगे? B1, है ना, B1। तो B1 से आप याद रख लेंगे B, और मैंने इसको V कर दिया, व को क्या कर दिया? V, तो क्या होगा? BB। और BB कहाँ की है? थाईलैंड की, है ना। किसी की बीवी है, याद रखिएगा, वो कहाँ से बीवी लेकर के आया? थाई से, तो उसकी बीवी कैसी है? थाई है, थाई B1, ठीक है। उसके बाद में B2, तो याद रखना बिट्टू जो है, बिट्टू नाम का लड़का है ना, B और ये 2, तो बिट्टू क्या करता है? रायता फैलाता है। बिट्टू क्या करता है? बिट्टू रायता फैलाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में B3, है ना, तो नाम ध्यान रखिएगा कि नया कोई सीन आया है फिल्म में, नया कोई सीन आया है फिल्म में, जिसमें कौन रोल अदा कर रहा है? जिसमें रोल अदा कर रहा है बद्री। कौन कर रहा है? बद्री। ये नाम ध्यान रख लेना, बद्री कर रहा है। बद्री का मतलब क्या? ये B यानी ब, और 3 है ना, तो 3, तो बद्री जो है वो एक नया सीन में रोल अदा कर रहा है। अब ध्यान रखना सी का जो सिंबल होता है, आपने केमिस्ट्री में शायद कभी पढ़ा हो, सी किसके लिए यूज में होता है? कार्बन के लिए होता है। किसके लिए? कार्बन। तो यहां पर भी क्या आ रहा है? कार्बिक आ रहा है, कॉर्बिक आ रहा है, तो उससे आप याद रखेंगे एस्कॉर्बिक, यानी कार्बन, और कॉर्बिक से रिलेटेड आप नाम क्या रखेंगे? विटामिन C। ये विटामिन D, आपने सुना होगा कि जो सूरज का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, उससे है ना वो एक अच्छा स्रोत होता है, वो है ना, उससे हमारे शरीर में क्या बनता है? विटामिन D बनता है ना। विटामिन D का संबंध किससे है? सूरज की रोशनी से। और वो किसको मजबूत करता है? वो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? हड्डियों को। ध्यान रखना कि विटामिन D जो है ना वो हड्डियों को मजबूत करता है, और हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम से याद रखेंगे, कैल्शियम का संबंध किससे है? विटामिन D से। बात समझ में आई? वापस देखते हैं। मैंने आपको बताया सबसे पहले किसके बारे में? विटामिन A के बारे में, है ना। विटामिन A का साइंटिफिक नेम क्या बताया? रेटिनॉल, यानी रेटिना से संबंधित है ना, रात में रेटिना कमजोर, रेटिनॉल। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया कि B1, BV, है ना, B व से क्या कर दिया? BV, तो BV कहाँ की? थाई की, थायमिन। उसके बाद में बिट्टू क्या करता है? रायता फैलाता है, राइबोफ्लेविन। उसके बाद में B3, बत्री बताया था, नियासिन, यानी नियासिन। उसके बाद में हमने किस पर बात करी? C पर, है ना। C का मतलब क्या है? कार्बन, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और D का संबंध किससे है? हड्डियों से। हड्डियों में क्या होते हैं? कैल्शियम। तो कैल्शियम से आप क्या ध्यान रखेंगे? कैल्सीफेरॉल। यहां तक बात समझ में आ गई। और उसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि जो विटामिन E है ना, विटामिन E, इसको टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो विटामिन K है ना दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन,
है ना, फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, इसको ऐसे याद रख लेना कि विटामिन ई जो है ना ब्यूटी विटामिन कहलाता है। क्या कहलाता है? विटामिन ई जो है वो ब्यूटी विटामिन कहलाता है। तो कोई किसी को टोके नहीं, है ना, कोई किसी को टोके नहीं, इसलिए कौन से विटामिन का यूज करो? विटामिन ई का। और ये क्या लिखा है? विटामिन के, और विटामिन के फिलोक्विनोन। तो आप याद रखना कि के से मतलब किंग, और ये क्या लिखा है? क्वीन। तो किंग और क्वीन दोनों साथ साथ में रहते हैं, किंग और क्वीन, यानी विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, प्रोटीन अगर किसी के शरीर में कम होता है तो क्या होता है? प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि आपको इस चित्र में नज़र आ रहा होगा कि, है ना, क्वाशियोर नाम का एक रोग इससे हो जाता है, और एक हो जाता है मैरस्मस। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि छोटे बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जो कोई गर्भवती महिलाएं होती हैं और किशोरावस्था में अगर, है ना, मान लीजिए कि प्रोटीन जो है आपके शरीर को नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी इस प्रकार की बीमारियां जो है बच्चों को या वयस्कों को या गर्भवती महिलाओं से होने वाले शिशुओं को हो सकती है दोस्तों। तो ध्यान रखना यहाँ पर ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए प्रोटीन जो है ना दोस्तों, उसका अवश्य रूप से सेवन जो है वो करना चाहिए। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग हो जाता है, इस पर हम लोग अभी बात करते हैं। इसमें क्या होता है? बच्चे का पेट जो है ना वो फूल जाता है, उसको क्या लगती है? भूख जो है वो कम लगती है ना। पेट क्या हो जाता है? थोड़ा सा फूल जाता है, और भूख है ना थोड़ी सी कम लगती है। स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, सूखी काली धब्बेदार हो जाती है और फटने लगती है। जबकि प्रोटीन के साथ में पोषण की ऊर्जा की कमी भी होती है ना, तो शरीर में सूख कर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, आंखें अंदर घुस जाती हैं, और मैरस्मस नाम का रोग उसे कहा जाता है। तो अगर एनर्जी की कमी है दोस्तों, तो बच्चा जो है ना वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, और कुपोषण का शिकार जो है ना दोस्तों, उसमें बच्चे की हालत बहुत कमजोर सी दिखाई देने लग जाती है। उसकी आंतड़ियाँ एक तरीके से हमें बाहर की तरफ नजर से आने लग जाती है, उसकी हड्डियां जो है ना हम गिन सकते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। उसे किस नाम से? उसे मैरस्मस रोग के नाम से जाना जाता है। इसलिए हर संभव प्रयास ये करें कि आप भोजन में प्रोटीन का भी साथ के साथ में अवश्य रूप से सेवन करते रहें, अर्थात उस प्रकार के भोजन का सेवन करें जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। दोस्तों अगर हम बात करें कुछ खनिज कुपोषण की, मिनरल मेलन्यूट्रिशन का, तो विभिन्न प्रकार के खनिज भी हमारे शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अगर मान लीजिए कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे क्या हो जाते हैं? विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कई प्रकार के जो खनिज हमें खाने चाहिए, हमारे भोजन में वो उपस्थित होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो बहुत सारे विकार हमें देखने को मिल सकते हैं। लौह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। जी हाँ दोस्तों, लौह तत्व आयरन जो है ना वो कहाँ पाया जाता है? रुधिर के हीमोग्लोबिन का एक पार्ट होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, है ना, जो है ना लौह तत्व पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में इस आयरन जो फैक्टर पाया जाता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन भी कम बनने लग जाता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो रोग हो जाता है उसे हम एनीमिया या रक्तहीनता के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें चेहरा पीला पड़ जाता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। अभी हमने बात करी कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमारे शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और भंगुर प्रकृति, यानी कि जब भी अगर मान लीजिए आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको ना कभी भी हड्डी ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है, इतनी कमजोर भी हो सकती है हड्डियां। दोस्तों उसके अलावा आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो भोजन में अगर आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से थायराइड ग्रंथि जो है ना उसकी प्रक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है और घेंगा जो गॉइटर नाम का एक रोग होता है वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि घेंगा नाम का जो रोग है ना वो भी इसकी कमी से हो सकता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सोडियम की, तो ध्यान रखिएगा कि जो सोडियम है ना, ये सोडियम हमको नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध से मिलता है। ये हमको मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका आवेश संचलन, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना वगैरह वगैरह से संबंधित बहुत सारे काम जो है ना ये सोडियम से
हमें हमारे शरीर को मिलता रहता है। दोस्तों क्या होता है कि सोडियम का मतलब एक तरह से समझिए कि हम लोग जो नमक खा रहे हैं, है ना, वो नमक होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक नमक, आपने सुना भी होगा नमक स्वादानुसार। तो नमक हमारे शरीर के हिसाब से होना चाहिए। मछली वगैरह का आप सेवन कर सकते हैं अगर आप सोडियम जो है वो काम में लेना चाहते हैं तो। अंडे, दूध वगैरह भी ये सोडियम का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित होता है। इससे भी वही मांसपेशियां जो अपनी मसल्स होती हैं उनमें तंत्रिके आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना और विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाएं जो होती हैं, है ना, तो इस प्रकार से हमारे मांसपेशियों से संबंधित, शरीर की तंत्रिकाओं से संबंधित या फिर और भी शरीर का जो बैलेंस बनाना है उनसे संबंधित भी जो कार्य होने हैं ना दोस्तों, वो सारे के सारे निर्भर करते हैं किसके ऊपर, तो वो निर्भर करते हैं पोटेशियम के ऊपर। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जियों से संबंधित, है ना, विटामिन डी के साथ में हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है कैल्शियम। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि कैल्शियम जो है ना दोस्तों वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियाँ जो है ना बहुत कमज़ोर सी हो जाती है, थोड़ी सी चोट से भी वो टूट सकती है। उसके अलावा दांत जो है ना उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। दूध, अंडे और हरी सब्जियों का सेवन इस हेतु करना चाहिए। फॉस्फोरस, दोस्तों फॉस्फोरस जो है वो दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वृक्क से प्राप्त होता है। कैल्शियम से मिलकर ये भी दांतों को क्या करता है, मजबूती और हड्डियों को मजबूती देने का कार्य करता है। उसके अतिरिक्त लौह तत्व की बात करूं तो यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, सब्जियां, गाजर, गुड़ से ही प्राप्त होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है ना, और उत्तक ऑक्सीकरण का कार्य भी ये करता है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हीमोग्लोबिन जो है उसके लिए, है ना, इस लौह तत्व का होना आवश्यक है। और आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काले नमक, इन सब में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जरूरी किसके लिए, हमारे यहाँ पर गले में थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि जो है ना वो सही और प्रॉपर रूप में कार्य करे उसके लिए यहाँ पर आवश्यकता होती है किसकी, उसके लिए आवश्यकता होती है आयोडीन की। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा या गॉइटर नाम का रोग हो जाता है। थायराइड के अंदर जो हार्मोन बनता है उसे थायरोक्सिन कहते हैं। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाता है तो भी कई प्रकार के विकार हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों अगर मानव स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है, वो भी किसका आता है, पीने के जल का। तो पीने योग्य पानी के गुण और दूषित पानी के कुछ दुष्प्रभाव की हम लोग अगर बात करें तो अगर हम इंसान है ना, तो हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे सामने जल संकट जो है वो उपस्थित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमें जल का जो है ना वो बहुत ज़्यादा बचाव करना आवश्यक है। यानी जितना ज़्यादा आप है ना जल को बचाएंगे उतना ही हमारा भविष्य जो है ना वो सुरक्षित और अच्छा होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा है ना जल को वेस्ट कर देते हैं। जो पीने योग्य जल है उसकी जो मात्रा है दोस्तों बहुत कम होती है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। सारा जल नदियों, झीलों और भूमिगत स्रोतों से आता है। हम जल के उपयोग के साथ उसको प्रदूषित भी करते रहते हैं और हम द्विधारी तलवार के अपने जीवनदाता का वार कर रहे हैं। जल की उपयोगिता पर चर्चा करना व्यर्थ है। दोस्तों अगर हम बात करें कि जल को बचाना क्यों चाहिए तो आपको सर्वविदित है कि जल को हमें क्यों बचाना चाहिए। जल है तो कल है, आपने सुना ही होगा, जल ही जीवन है। दोस्तों होता क्या है कि नदियों, समुद्र, झीलों और भूमिगत जो सोर्सेज होते हैं उनसे हमें जल प्राप्त होता है, परंतु हम जल का इस प्रकार से दोहन करते हैं, जल को इतना ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं कि उससे है ना भविष्य में खतरा उत्पन्न हो सकता है। और दोस्तों उसके अलावा क्या है कि हम ना प्रदूषण इतना मानव फैला रहा है जिसकी वजह से भी ये जो पीने योग्य या हमारे काम के योग्य जो जल है उसमें भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जल जो है जितना काम आए उतना ही हम जल जो है वो उपयोग में लें और उसका बचाव, एक एक बूंद जो है जल की वो हम बचाएं। ठीक है दोस्तों, जल बचाना आवश्यक है। उसके अलावा पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। जल में आंखों को दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो, जल का पीएच मान संतुलित होना चाहिए और उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना दोस्तों। क्या होना चाहिए, एक तो उसमें ना पीएच मान जल का अच्छा होना चाहिए, है ना, और जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी घुली हुई होनी चाहिए। हम जो जल का सेवन करते हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। अगर आप जितना अधिक और अच्छा जल उपयोग में लेते हैं उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। जल का पीएच मान अच्छा होना चाहिए, है ना ज़्यादा क्षारीय और ना ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए।
उसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए। हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है, जल इस काम में शरीर में क्या करता है, मदद करता है। शरीर की समस्त उपपचयी क्रियाएं जो होती हैं ना, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे शरीर का, उसको भी है ना व्यवस्थित करने का काम करता है। और डॉक्टर ये कहते हैं कि कम से कम हमें कितने 8 गिलास जो है ना पानी पीना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। दोस्तों हाँ दोस्तों, क्या होता है कि हमें है ना कम से कम 8 गिलास जल जो है उसका सेवन करना चाहिए दिन भर में। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं या फिर आप दौड़ भाग से रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं तो फिर आपको 8 से भी ज़्यादा गिलास जो है ना वो पानी पीना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पानी पीते हैं तो पानी जो है वो आपके शरीर को बहुत लाभप्रद रहेगा। इसलिए मैंने भी पानी पी लिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पानी से शरीर में रेशो यानी फाइबर की पर्याप्त मात्रा रहती है दोस्तों, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और बीमारियों का खतरा कम रहता है। जी हाँ, हम जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से क्या होगा, हम जो है ना वो कम से कम बीमारियों से घिर पाएंगे। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती। बिल्कुल, जो फैट जम जाता है वो भी धीरे धीरे हमारे शरीर से निकलता रहता है। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की आशंका कम हो जाती है। बिल्कुल, अगर हम ना अच्छी मात्रा में अगर जल का सेवन करते हैं दोस्तों तो एलर्जी जो होती है ना, जो काफ़ी लोगों में स्किन प्रॉब्लम और किसी और प्रकार की एनर्जी, चकते बनना, शरीर में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो भी ठीक रहती है। अच्छा, उसके अलावा फेफड़ों में अगर कोई संक्रमण हो जाता है, लंग्स में अगर कोई फेफड़े, सांस लेने में कोई समस्या, आंत की बीमारियां वगैरह जो होती है वो भी है ना। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ना रेगुलर अगर पानी पीते हैं अच्छी मात्रा में तो पथरी होने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, स्टोन जो है ना वो शरीर में पाया जाता है, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप पानी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो पथरी की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्टोन की संभावना कम हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने वाले को सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं गिरते। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पर्याप्त मात्रा में है ना पानी का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं तो सर्दी जुकाम जैसे छोटी मोटी बीमारियां आपको नहीं घेरेंगी। दूषित जल के अगर दुष्प्रभावों की बात करें दोस्तों तो संक्रामक बीमारियां फैलती है इससे, और गंदे पानी में वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के द्वारा हेपेटाइटिस, फ्लू, कॉलेरा, टाइफाइड और भी बहुत सारे है ना, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। नारू रोग एक राजस्थान में गंभीर समस्या, इसका रोगजनक जो है ना उसका नाम क्या ध्यान रखना, ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। क्या नाम है, ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस। इसको याद कैसे रखोगे आप, ड्रैगन से याद कर लेना। ड्रैगन जब कूल रहता है ना, ड्रैगन जब कूल रहता है तो फिर नारू रोग हो सकता है। ड्रैगन जब कूल रहता है तो फिर नारू रोग हो सकता है। तो ड्रैकनकुलस मैंडिनेसिस नामक कृमि है, इसे मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती है और ऐसे सदूषित जल के उपयोग से रोग दूसरे लोगों में भी फैल जाता है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई रोग नहीं पाया गया, परंतु फिर भी इस रोग के पुनः उद्भव को रोकने और जल जनित रोगों को बचाव है तो पानी से छानकर, उबालकर और ठंडा कर पीना चाहिए। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर है ना ये रोग बहुत ज़्यादा फैला था, लेकिन 2000 के बाद में इसके रोग की संभावनाएं कम नजर आती। फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और हमें ना पानी कैसे पीना चाहिए, हमेशा छानकर और उबालकर फिर ठंडा करके पीना चाहिए। जितना स्वस्थ पानी आप पिएंगे, जितना अच्छा पानी आप पिएंगे, उतना ही आपके शरीर के लिए वो उचित रहेगा दोस्तों, है ना। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना और कपड़े धोना मना हो और समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है ना दोस्तों। तो सारी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं, जैसे कि किसी को जॉइंटिस यानी कि पीलिया हो जाता है, नारू रोग हो जाता है, या फिर जल से संबंधित कोई और हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड जैसी अगर बीमारी हो जाती है दोस्तों, कॉलेरा जो है वो हेजे को कहते हैं, है ना। इस प्रकार बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए हमें स्वस्थ या यूं बोल लीजिए कि स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। मोटापा दोस्तों, मोटापा आजकल के ज़माने में, आजकल की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में और आजकल के खान पान के हिसाब से मोटापा एक आम समस्या बन गई है। मोटापा वो स्थिति जब अत्यधिक शरीर जो है ना, अत्यधिक मात्रा में जो वसा है, फैट है, चर्बी है, हमारे शरीर में जब जमा हो जाती है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नजर आने लग जाता है। शरीर के काफ़ी सारे भागों से उसकी चर्बी जो है वो बाहर आने लगती है ना। तो अत्यधिक शारीरिक वसा जो है ना शरीर पर सीमा तक एकत्रित हो जाती है और वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। ये संभावित आयु को क्या कर सकती है, घटा भी सकता है। यानी कि व्यक्ति की जो अगर मोटापा बढ़ता जाता है तो उसकी उम्र भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। शरीर भार सूचकांक है ना दोस्तों, ये ध्यान रखना, BMI कहते हैं इसको, BMI
तो बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ना, मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है जब 25 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, कितना ध्यान रखिएगा 25, है ना, के बीच में हो तब मोटापा पूर्व स्थिति, और जब ये 30 किलोग्राम से अधिक होता है तब मोटापा वाली स्थिति कहलाती है। मोटापे से पूर्व की स्थिति किसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना 25, तो ध्यान रखना कि 25 जो है ना किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में अगर होता है तो ये मोटापे से पूर्व की स्थिति होती है। जी हाँ दोस्तों, मोटापे से पूर्व की स्थिति क्या है, 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और उसके बाद की स्थिति क्या है, 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्याएं, कई प्रकार के कैंसर और अधिसंधार्थी। मोटापे के कई और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो मोटापे से विभिन्न प्रकार, अगर कोई शरीर में से मोटा हो ही जा रहा है, चर्बी उसके शरीर में इकट्ठी होती जा रही है, तो विभिन्न प्रकार के रोग उसको घेर सकते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर की बात करूं तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को हम क्या बोलते हैं, ब्लड का प्रेशर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, रक्त हमारे शरीर में बहता है ना, और वो जिस प्रेशर से बहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ब्लड का प्रेशर कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करती है। धमनियां क्या होती है दोस्तों, तो धमनियां जो होती है ना, वो हमारे शरीर से, है ना, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है दोस्तों, हार्ट होता है, दिल होता है। तो दिल क्या करता है, हमारा जो हार्ट होता है ना, हमारा जो ये दिल होता है ना दोस्तों, ये दिल क्या करता है, पंप करने का काम करता है, और पंप करके ये जो दिल से काफ़ी सारी ये जो है ना वाहिकाएं होती हैं, ये धमनियों के नाम से जानी जाती है, जो शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि हमारे है ना यहाँ पर दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं हृदय से संबंधित। एक कहलाती है सिराएं और एक कहलाती है धमनियाँ। क्या कहलाती है, धमनियाँ। तो दोस्तों अब ये सिराएं और धमनी क्या होती है, सिरा वो होती है जो है ना अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। अशुद्ध का मतलब ये कि दोस्तों ये क्या करती है कि शरीर में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको किसके पास लेकर जाती है, हृदय के पास लेकर के जाती है। और जो धमनियां होती है वो शुद्ध रक्त को कहाँ से, शुद्ध रक्त कहाँ होता है, शुद्ध रक्त हृदय से लेकर के जाती है, और ये शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो अब सिरा जो है ना वो अशुद्ध रक्त, और धमनी जो है उसमें कौन सा रक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है। तो अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर है ना, ये ध्यान, इसको याद ऐसे कर सकते हो आप कि ये क्या लिखा है, सिरा। सिरा किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना लोकल लैंग्वेज में सिरा हम बोलते हैं हलवे को। तो आप याद रख लेना कि हलवा जो है ना वो पुराना हो गया, यानी अशुद्ध हो गया, यानी खराब हो गया है, बास गया है ना, बदबू आने लग गई है उसमें। तो सिरा जो है वो जो हलवा है वो अशुद्ध हो चुका है। और आपको ना दोस्तों डांस अगर करना है तो आपके शरीर में ना अच्छा ब्लड होना चाहिए, और अच्छा अगर ब्लड होगा तो जिसे हम शुद्ध ब्लड कहेंगे, और शुद्ध ब्लड के होने पर आप अच्छा डांस कर सकते हो। डांस कैसे करोगे, धम 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 धम। डांस कैसे करोगे, धम 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 धम। तो क्या पता है, सिरा जो है ना वो खराब हो गया यानी अशुद्ध हो गया, और धम 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 डांस करने के लिए कैसा रक्त चाहिए, शुद्ध रक्त चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, एक तो होता है हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है लो ब्लड प्रेशर। दो प्रकार के होते हैं जिसको है ना क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, है ना दोस्तों। तो क्या होता है, ये सिस्टोलिक दे रखा है यहाँ पर, डायस्टोलिक। तो ध्यान रखिएगा सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और 80 जो होना चाहिए ना लगभग, है ना, एवरेज या स्टैंडर्ड अगर मानना जाता है तो 120-80 जो होता है वो स्टैंडर्ड रक्तचाप यानी कि ब्लड का प्रेशर माना जाता है। अर्थात ऊपर की संख्या धमनियों के दाब को दर्शाती है, जिसमें हृदय की मांसपेशी संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। डायस्टोलिक जो है रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों को उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, ये डायस्टोलिक जो है रक्तचाप है ये नीचे वाली धमनियों से संबंधित है, जो हृदय की मांसपेशियां जब शिथिल हो जाती है ना तब की स्थिति होती है। और उसके बाद में ये वाली जो स्थिति है इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप जब करती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जो है यहाँ पर सिस्टोलिक या हाई प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। हाई प्रेशर को क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक, और लो प्रेशर को क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक के नाम से जाना जाता है। 120-80। और जब मांसपेशियां संकुचित होती है, हाँ मांसपेशियां जब संकुचित होती है तब धमनियां, और जब ना उसके दबाव में कम हो जाती है तब वो क्या मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उसको डायस्टोलिक के नाम से जाना जाता है।
एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 90 और 120 मिलीमीटर के बीच तथा डायस्टोलिक रक्तचाप 60-80 मिलीमीटर के बीच होता है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, रक्तचाप मापी स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फाइग्मोमैनोमीटर। दोस्तों क्या होता है, एक एवरेज इतना रहना चाहिए। एवरेज का मतलब ये 120-80 तो स्टैंडर्ड है, लेकिन उसके आसपास भी कितना 90 और 120 रहेगा तो भी ठीक है, और 60-80 के बीच में अगर आपका रक्त का जो प्रेशर है वो अगर आ रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब स्फाइग्मोमैनोमीटर, आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, आपको अगर कोई समस्या होगी तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पर ऐसे कुछ बांधते हैं और बांधने के बाद में ऐसे उनके पास में एक वो रहता है जिसमें वो देखते हैं कि कितना ऊपर आपको ब्लड का प्रेशर जा रहा है। तो वो बीपी को नापने के लिए, ब्लड के प्रेशर को नापने की मशीन होती है, और उसी मशीन को क्या कहते हैं? स्फाइग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उसके अलावा निम्न रक्तचाप वह दाब जिसमें धमनी और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण, ये संकेत दिखाई देते हैं। जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन तथा पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, जिससे ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, है ना। जब धमनी और नसों का रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लो प्रेशर के नाम से या लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और जब इसमें ज्यादा हो जाता है, जनरली चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम और कई बार भोजन खाने से, मैदे की चीजें खाने से, मिठाइयाँ, मांस, मछली, चाय, सिगरेट वगैरह पीने से, व्यायाम का अभाव होने से उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से हाई प्रेशर हो जाता है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में नशा करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बहुत ज़्यादा जो है उसको कोई दूसरी और भी बीमारियां या फिर यूँ समझ लो चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम जैसी समस्याएं उसके साथ में है, तो उसके साथ में हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या भी हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ नशीले पदार्थों के बारे में। आजकल जो है ये नशीले पदार्थों का सेवन जो है ना वो लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, और ख़ासकर आज का जो युवा है वो इसके कुप्रभाव से वंचित नहीं है। तो ध्यान रखना चाहिए, ये जो नशे की चीज़ें हैं ये जो है ना ये हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है। गुटखे की सबसे पहले बात करता हूँ। सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, धातु के वर्क आदि पदार्थों के मिश्रण से क्या तैयार किया जाता है? गुटखा तैयार किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें मिलाई जाती है, सुपारी आदि बहुत सारी चीज़ें, और कुछ क्या डाला जाता है? तंबाकू भी इसमें मिला दिया जाता है। पाउच संस्कृति के प्रसार के कारण गुटखा हर गाँव गली तक पहुँच गया। महिलाएं और बच्चे भी इसका प्रयोग खुलकर करने लगे। मैंने जैसे आपको बताया कि जो युवा है, खास करके जो बच्चे और महिलाएं हैं, वो भी जो है वो गुटखे जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक हानि के साथ साथ शारीरिक नुकसान भी होता है दोस्तों। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। ऐसा सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। कौन सा? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है दोस्तों, संश्लेषित पदार्थों में से कई कैंसर जन होने की संभावना भी रहती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा हो, अगर आपने कभी कोई फिल्म आदि देखी हो, तो ऐसे बहुत सारे आजकल है ना विज्ञापन भी आते हैं जिसमें बताया जाता है कि गुटखे आदि खाने से क्या होता है, इस प्रकार के बहुत सारे रोग हो जाते हैं, और जिसमें से कैंसर जैसे रोग भी उन लोगों को घेर लेते हैं, है ना। तो इनका भी ध्यान रखना चाहिए। तंबाकू, ये निकोटिएना टोबैकम नाम का जो सोलनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, निकोटिएना। तो ध्यान रखना, निकोटिन से याद कर लेना आप, निकोटिन, है ना। तंबाकू में क्या होता है? निकोटिन। तो निकोटिएना टोबैकम। टोबैकम किसको बोलते हैं? टोबैको। टोबैको बोलते हैं तंबाकू को। तो निकोटिन और टोबैको से याद रख लेना, निकोटिएना टोबैकम। ठीक है। सोलनेसी की पत्तियों से प्राप्त होता है। पत्तियों में 1 से 8% तक निकोटिन नाम का एल्कोलाइड पाया जाता है। मैंने बताया आपको क्या पाया जाता है? निकोटिन नाम का एक एल्कोलाइड पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे और चूने के साथ में इसका पाउडर सूंघकर या मंजन की तरह खाते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट आदि के साथ में मिलाकर खाया जाता है। दोस्तों क्या होता है, एक तो उसको सूखा भी सेवन करते हैं, है ना, उसमें चूना और बाकी दूसरी चीज़ें मिला करके, और फिर भी उसका सेवन किया जाता है। और उसके अतिरिक्त जो है ना, काफ़ी लोग जो है वो बीड़ी या फिर सिगरेट या फिर किसी अन्य माध्यम से भी इनका सेवन करते हैं। दोस्तों मदिरा, अल्कोहल। मदिरा कई प्रकार से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का कारण एक ही पदार्थ होता है, और वो क्या होता है? एथिल अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, C2H5OH, ये जो होता है ना एथिल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विभिन्न प्रकार की मदिराओं में इसका प्रतिशत भिन्न होता है। मदिरा सेवन की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और दुष्प्रभाव सामने आ रहा है। दोस्तों क्या होता है कि जो एथिल अल्कोहल होता है ये मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है किसके लिए? नशे के लिए। तो ये अलग अलग बहुत सारी ऐसी जो नशे की चीज़ें होती हैं जिनमें इसकी मात्रा अल्प या थोड़ी अधिक हो सकती है, जिसके आधार पर नशा होता है। ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, तो इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अफीम की बात करें, ओपियम कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि अफीम पादप पेपेवर सिमोनीफेरम, पेपेवर, यानी ध्यान रखना कि अफीम किस पर मिलती है? पेपर पे आती है
ऐसे याद रख लेना। तो पेपे वर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त होता है, दूध के सुखाने से बनता है। दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिनमें मार्फिन, कॉडिन, निकोटिन, सोमनीफेरिन, पेपेविरिन प्रमुख है। मार्फिन में कॉडिन का प्रयोग दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। मार्फिन और कॉडिन जो है वो किसका उपयोग किसमें करते हैं? दर्द निवारक, पेन रिलीफ में। इस कारण से इसकी खेती की जाती है। शांति और आनंद की अनुमति प्राप्त करने के लिए अफीम या उससे बने नशीले पदार्थ हेरोइन का उपयोग किया जाता है। हेरोइन भी आपने नाम सुना होगा, तो उसका उपयोग भी लोगों के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो दोस्तों क्या होता है कि चाहे गम हो या खुशी हो, है ना, तो मनुहार के रूप में भी अफीम का उपयोग किया जाता है। यानी अफीम जो है ना दोस्तों, उसकी खेती की जाती है बाकायदा, और उसके अलावा कुछ लोग जो है ना वो इसका नशा करके शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों कि जो अफीम होती है, इस अफीम का जो है ना वो उपयोग किया जाता है काफ़ी सारे शुभ अवसरों पर भी किया जाता है, और कुछ गम का अवसर भी है तो लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो उसमें भी अफीम जो है ना वो मनुहार के रूप में लोगों को दी जाती है। अन्य नशीले पदार्थ जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हाशिश, LSD, है ना, लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड आदि अन्य पदार्थ जो है वो मादक पदार्थ के रूप में प्रचलन है। युवा इनका उपयोग विभिन्न कारणों से कर बैठते हैं, चुंगल में फंस जाते हैं। इसके प्रयोग से दुष्प्रभाव में परिवार विच्छेदन हो जाता है, अपराध की प्रवृत्ति हो जाती है, शरीर और मानसिक कमजोरी। यानी कि ये जितने भी दूसरे प्रकार के जो नशे हैं ना दोस्तों, ये शरीर को नुकसान ही पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से क्या क्या नाम आते हैं। एक नाम आता है जैसे कोकीन का, भांग का, चरस का, गांजे का। ये जो होते हैं ना दोस्तों, ये सभी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। कुछ अल्प समय के लिए जरूर से ये है ना लोगों को आनंद की अनुभूति कह लीजिए, या फिर है ना जो है एक विशेष प्रकार का सुरूर प्रदान करती होंगी, लेकिन बाद में जाकर के इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुप्रभावी होते हैं, और वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे आर्थिक हमारा जो आर्थिक स्तर है, हमारा जो शारीरिक स्तर है, हमारा जो मानसिक स्तर है, हमारा जो पारिवारिक स्तर है, हमारा जो सामाजिक स्तर है, उन सबको नीचे यानी कि गिराने का जो काम होता है वो इनके माध्यम से आसानी से हो जाता है। यानी कि अगर इनकी आदत अगर किसी व्यक्ति को पड़ जाती है, तो ये सभी कुप्रभाव जो है ना हमारे इन सभी जो मैंने अभी स्तरों के नाम आपको बताया, ये सभी स्तरों को नीचे करने में बहुत ज़्यादा जो है वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। दवाओं का दुरुपयोग। दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषय में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वाले में 42% जो लोग हैं ना वो सबसे ज़्यादा किसका नशा करते हैं? शराब का नशा करते हैं दोस्तों। 20% अफीम का, और 30% हेरोइन, और 6% गांजा, और 18% लोग अन्य प्रकार के नशों का उपयोग करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं जैसे कि मार्फिन, है ना, पेडेथिन, ब्यूप्रिनोफ्रिन, प्रोपोक्सिन, नाइट्राजिपाम, डाइजिपाम का दुरुपयोग भी नशे के रूप में बढ़ा है ना दोस्तों। तो क्या है कि स्मैक का प्रयोग भी बढ़ा है दोस्तों। क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स हैं, उनका उपयोग भी जो है ना लोग किसके रूप में? नशे के रूप में करने लग गए हैं। अब दोस्तों खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। अब दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जितना भी आजकल भोजन करते हैं ना, आपने सुना होगा आजकल शुद्ध भोजन तो मिलता ही नहीं है, यानी कि शुद्ध चीज़ें तो मिलती ही नहीं है। तो अब ये शुद्ध चीज़ें कहाँ गई? तो शुद्ध चीज़ों में क्या होता है? मिलावट हो जाती है। मिलावट होने से वो हमारे शरीर पर कुप्रभाव डालती है, उनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। आज जन सामान्य के बीच में आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये बहुत एक आम धारणा सी बन चुकी है दोस्तों कि क्या है कि कुल मिलाकर के कोई भी हम जो भी मार्केट से चीज़ें लेंगे उनमें क्या होगी? कोई ना कोई मिलावट अवश्य होगी। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक भी, और मिलावट का कहर सबसे ज़्यादा रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों पर है। संपूर्ण देश में मिलावट की चीज़ें मिल रही है। नकली दूध, घी, तेल आदि धड़ल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। नकली चीज़ें बिक रही है, और एक जो है सर्वे के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। जी हाँ दोस्तों, तो एक आम समस्या बन चुकी है मिलावट होना। हम जितनी भी ये चीज़ें खाते हैं ना दोस्तों, इन चीज़ों में क्या होता है? मिलावट की संभावनाएं ज़्यादा होती है। एक आम धारणा भी हमारी बन चुकी है दोस्तों कि ये जितनी भी हम मार्केट से चीज़ें लेते हैं ना, इन सब में क्या होती है? मिलावट होती है। आपने देखा होगा कि अगर आप हल्दी लेते हो तो उसमें कहते हैं कि उसमें मिलावट होती है। अगर आप कोई आटा लेते हो तो कहते हैं उसमें भी मिलावट होती है। अगर आप घी लेते हो तो उसमें भी मिलावट होती है। दूध में भी मिलावट होती है। यानी कि जो भी चीज़ें आप खाते हो उन सब में क्या होती है? मिलावट कहीं ना कहीं होती है, जो हमारे शरीर को क्या करती है? नुकसान पहुँचाती है। कामचोरी या स्पष्ट अक्षमता, जानबूझकर या गलती से जांच कार्य को कमजोर करना,
मुकदमों का सही ढंग से चलना, धन शक्ति और राजनीति प्रभावों का इस्तेमाल तथा कछुए की चाल से चलती न्याय प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, बात बनने वाली नहीं है। सरकार यदि वास्तव में मिलावट को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उस पर रोकने लग सके। आवश्यकता बस एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। दोस्तों, अगर सरकार चाहे और हमारी जो न्यायपालिका अगर इस पर कठोर कदम उठाए तो ये जो मिलावट वाला जो कार्य है ये रुक सकता है। सरकार इसमें बहुत प्रयास भी कर सकती है, और अगर सरकार जो है ना सरकार यदि वास्तव में मिलावट रोकने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि ये जो मिलावट का धंधा है ना ये रुक सकता है, और आवश्यकता बस एक ठोस नीति और उस पर उचित क्रियान्वयन की है। अगर सरकार जो है ना उचित रूप से इसको रोकने का प्रयास करती है, आगे बढ़ती है और इस तरफ कदम उठाती है तो जरूर से ये मिलावट जो है ना ये बंद हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी बात हमारे भोजन और मानव के जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित हमने बहुत सारी बातें समझी और सीखी। ये जो अध्याय हमने अभी पढ़ा ये कक्षा 10 की विज्ञान के अतिरिक्त जो दूसरे जो विद्यार्थी एसएससी, उसके अलावा रेलवे, उसके अलावा पटवारी और ग्राम सेवक आदि की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाभप्रद होगा। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।